अब चालू करते हैं हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है ना। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैसे सबने पढ़ी लिया अपन ने, लेकिन इसका रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के तहत अपन उसको जो महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं उनको केवल समझेंगे अपना, है ना। तो देखो सबसे पहले तो यह है कि वैगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये कब दिया था? 1912। वैगनर थे कहाँ के? जर्मनी के। तो जर्मनी के विद्वान भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था? 1912 में दिया था। और 1912 में जो इनका सिद्धांत आया था वो महाद्वीपों के प्रवाह को लेकर के, या उन्होंने कहा कि जो स्थल भाग थे, जो भूप्रकृति पर जो स्थलीय भाग हैं, वो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं? गति कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और वो जो प्रवाहित हो रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके प्रवाह के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर की ये मान्यता थी, वैगनर ने कहा कि भाई पहले जो संपूर्ण स्थल खंड था इसका ये एक ही भूखंड में था। जो आज जो महाद्वीप चारों तरफ जो बिखरे हुए हैं, कहीं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, या फिर एशिया अलग है, ये पहले अलग नहीं थे, ये एक ही स्थल खंड के रूप में थे, सभी एक ही भूखंड में थे, जिसको वैगनर ने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। और वैगनर की यह भी मान्यता थी कि इस पेंजिया के चारों तरफ जो था वो जल भरा हुआ है, पेंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ है, और इसको इन्होंने नाम दिया था पेंथालसा। का मतलब जल ही जल होता है, यानी कि चारों तरफ एक बड़ा सागर या बड़ा जलीय क्षेत्र जो है उसको उन्होंने नाम अपना उसमें पेंथालसा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा भूखंड है, इस भूखंड के बारे में वैगनर बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत यह जो भूखंड है दो भागों में बट गया, और दो भागों में जब ये बटा तो इसके बीच में एक खाई बन गई या एक भ्रंश बन गया, और इसको इन्होंने कही थी भूसंगति। कौन सी? भूसंगति। और इसका नाम रखा था टेथिस। इस भूखंड का जो उत्तरी भाग अलग हुआ है उसको उन्होंने नाम दिया था अंगारा, और दक्षिणी भाग को नाम दिया। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनिए। देखिए दो भाग बने, अंगारालैंड और गोंडवाना। अगर हम इन दोनों भागों को देखें, एक भाग है अंगारालैंड और एक है गोंडवाना। और ये जो दोनों भाग हैं किसके हैं? ये किसके भाग हैं? पेंजिया। ये पेंजिया के भाग। अब पेंजिया के जो दोनों भाग हैं इसमें एक अंगारालैंड है और एक गोंडवानालैंड है। हमारे आज हम अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो उत्तर में जो महाद्वीप है वो किसके भाग होंगे? अंगारालैंड। और दक्षिण के अंदर जो महाद्वीप है वो किसके भाग होंगे? अंगारालैंड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि आप उत्तर में देखते हैं उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और भारत का भी जो उत्तरी भाग है हिमालय वाला क्षेत्र। हालांकि हिमालय जो है वो 33 भूसंगति के में ही मलबे के उत्थान से बना है, लेकिन उस तक का जो भाग है वो किसका भाग माना जाएगा? अंगारालैंड।
लेकिन अब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, तो गोंडवाना लैंड में अगर हम देखेंगे तो इधर आपका एक है दक्षिणी अमेरिका, एक है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अंटार्कटिका। अच्छा, इसमें मेडागास्कर को भी, क्योंकि अफ्रीका का ही भाग है, तो मेडागास्कर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये भी किसका भाग माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का। तो इसमें 5वां नंबर पर हम लिखते हैं प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग। तो वैगनर ने कार्बोनिफेरस युग में जो दो भाग में विभाजित किया था ये भूखंड, कौन कौन सा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के भाग जो थे वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड के हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर। यहां तक की बातें इनकी एक दूसरी। अच्छा, इसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि भाई ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनके मध्य तैथिस भूसंगति है, तैथिस सागर है, लेकिन इनमें भी प्रवाह होता है, इनमें भी विस्थापन होता है, फिर इनके भी भाग बनते हैं और उनमें विस्थापन होता है। लेकिन वो विस्थापन जो होता है उसके लिए दो बलों को जिम्मेदार बताते हैं, दो बल मानते हैं। तो उनकी बात करते हैं हम। विस्थापन के लिए बल, यानी जिनसे विस्थापन हुआ है या महाद्वीपों में जो प्रवाह गति हुई है, उसके लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं? तो वैगनर ने उसके लिए ये बल भी कितने हैं? दो। एक उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, और एक माना उन्होंने ज्वारी। वैगनर का मानना था कि इन दो बलों के कारण जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो भाग है, इसमें भी आपस में क्या होती है? गति। गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसके कारण जो भूखंडों में या जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में जो गति होती है वो उत्तर की तरफ होती है, उत्तर दिशा में गति करते हैं, जबकि ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिम की दिशा में। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गति होती है वो होती है उत्तर की ओर। जैसे हमने क्या कहा? भूमध्य रेखा है, क्योंकि अगर हम संपूर्ण क्षेत्र को देखें, ये पहले भी मैंने आपको क्लास में इस बात को समझा था कि अगर ये संपूर्ण पूरा जलीय क्षेत्र है तो इसमें जो पेंजिया है वो कहां है? दक्षिण में। और उस पेंजिया का विभाजन जो होता है, इस विभाजन के बाद एक भाग किसकी तरफ जाता है? उत्तर की ओर, और एक भाग पश्चिम की ओर। तो ज्वारीय बल के कारण जो है पश्चिम की ओर गति। तो बस इतना आपको समझना है कि वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए, प्रवाह के लिए कौन से बल बताए थे? दो बल बताए थे। एक बल है गुरुत्वाकर्षण और एक है ज्वारीय। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी गति उत्तर की ओर होती है और ज्वारीय बल के कारण इनकी गति पश्चिम की ओर। ये इन्होंने गति बताई। और अगर हम इसको प्लायोसीन जुरासिक वाले क्षेत्र में काल में देखें तो इसकी जो स्थिति है वो क्या निकल के आती है, उसको भी अपन देखते हैं। देखिए,
ऊपर वाला भाग हमारा जो है अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग जो है वो गोंडवाना लैंड है। एक जो गति होती है वो पश्चिम की तरफ होती है, और जैसे ही इस वाले भाग की गति पश्चिम में हुई वैसे हमने यहां देखा तो यहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों का जो बनना है या जो निर्माण है वो पश्चिम में गति के कारण होता है। तो पेंजिया के जो भूखंड थे उनकी गति जब पश्चिम में हुई है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तर की ओर जो गति हुई थी जिसके कारण हमने पहले हम देखते हैं यहाँ पर अफ्रीका, इधर ये यूरोप एशिया वाला क्षेत्र, और ये वर्तमान स्वरूप जो प्राप्त होता है, इस वर्तमान स्वरूप का जो समय है वो प्लायोसिन युग माना गया है। और ये वर्तमान जो स्वरूप प्राप्त हुआ इसमें यूरोप एशिया इनको हमने देखा तो उत्तर की तरफ, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ, नीचे वाले जो अफ्रीका वाले भाग हैं वो दक्षिण की ओर है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऊपर वाले जो ये भाग हैं ये अंगारा लैंड के भाग हैं। अब अंगारा लैंड के भागों में उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और जो गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं उनमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और मैडागास्कर। ये वर्तमान स्वरूप सामने। इसके बाद में वैगनर ने जो अपना सिद्धांत 1912 में दिया था, हालांकि इसका संशोधन रूप पर दिया था 1920 में, 1920 में इसका संशोधित रूप भी आया था। लेकिन उसके बावजूद भी वैगनर ने बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट किया इसके माध्यम से, लेकिन कुछ एक विद्वानों ने इसकी क्या की थी, आलोचना। और जब आलोचनाएं होने लगी तो वैगनर ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इसको इसके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए। और वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए हैं उनमें से हम जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, प्रमाण कौन कौन से प्रमाण हैं तो देखिए, महत्वपूर्ण केवल पॉइंटों की तरफ देखते हैं कौन कौन से प्रमाणों को समझते हैं। पहली उन्होंने बात बताई थी महाद्वीपों में साम्य स्थापन। साम्य स्थापन की बात करते हैं पहले। साम्य स्थापन, महाद्वीपों में साम्य स्थापन जिसे इन्होंने क्या कहा था, जिग्सा फिट। अब देखिए आप, साम्य स्थापन या जिग्सा फिट का क्या है मतलब, इसका मतलब यह है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो भूखंड है वो अलग अलग जो हुए हैं महाद्वीप, उन महाद्वीपों को यदि आपस में मिलाया जाए, सटाया जाए तो वो उसमें आकर के मिल जाते हैं, उनमें वो गैप नहीं रहता है। तो वैगनर ने अपना पहला जो प्रमाण दिया था वो ये दिया था कि महाद्वीपों के तटों को सटाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि अगर हम दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट को देखें थोड़ा सा
यदि हम दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के भागों को मिलाने की कोशिश करें, मिलाएं, तो हम देखते हैं कि जो कैरेबियन सागर है, इस कैरेबियन सागर में अफ्रीका का जो एक गिनी की खाड़ी वाला जो भाग है, ये आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसके दक्षिण वाले भाग में भी ये आपस में इसके जो तट है वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पहला वेगनर का प्रमाण यही था कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, और अफ्रीका की जो गिनी वाली खाड़ी का जो तट है उसमें अफ्रीका जो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, जो बाहर की तरफ निकला उभरा हुआ भाग है, इसको आपस में उसमें सटाया जा सकता है। तो पहला उन्होंने जो प्रमाण दिया था वो यही दिया था साम्य स्थापन कि इन तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। अच्छा, दूसरा प्रमाण क्या देते हैं वो देखिए। दूसरा प्रमाण है उनका पर्वतों का संरेखण, पर्वतों का संरेखण। वेगनर का मानना था कि जो पर्वत का क्रम है वो कुछ एक पर्वतों का क्रम एक आयु वर्ग का है या एक समय के निर्मित है, लेकिन वो अलग अलग महाद्वीपों में मिलते हैं, एक टाइम पर बने हैं लेकिन अलग अलग महाद्वीपों में मिलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि चट्टानों की अगर स्थिति देखी जाए तो चट्टानें भी कुछ ऐसी हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में पर्वत होने के बावजूद भी उन चट्टानों में समानता देखी जाती है, या वो चट्टानों का निर्माण जो है एक समय का हुआ माना जाता है, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अब प्लेशियन काल की बात करें पर्वतों की या अन्य का समय की बात करें तो उन पर्वतों में समानता या संरेखण देखा जाता है। फिर उन्होंने वनस्पति को लेकर के भी बताया। वनस्पति को लेकर के उन्होंने बताया था कि दो तटों पर, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की बात करें या फिर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र की तट की बात करें, उस पर वनस्पति में भी क्या मिलती है, समानता मिलती है। जैसे ग्लाइकोटेरेस वनस्पति, ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां दोनों ही क्षेत्रों में पाई गई हैं, इधर वाले स्तर पर भी और इधर वाले स्तर पर भी इस वनस्पति को देखा गया है। इससे माना जा सकता है कि ये तट पहले एक रहे होंगे। इनका अगला एक प्रमाण है लेमिंग नामक जीव, लेमिंग नामक जंतु। वेगनर का मानना है कि एक जीव, एक जंतु लेमिंग नामक एक जंतु है जो कि एक दिशा की तरफ वो आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते तट से समुद्र के अंदर जाकर के गिर जाता है। वेगनर का उससे मानना यह है कि हो सकता है कि लंबे समय से जंतु के अंदर या जीव के अंदर एक प्रवृत्ति रही है चलने की कि उस दिशा में आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आगे समुद्र में गिर जाता है, और वही प्रवृत्ति आज भी देखी जाती है। इसका मतलब यह है कि पहले ये स्थलीय भाग कभी एक रहे होंगे, तब ये लेमिंग नामक जो जीव था ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता था, लेकिन इसका जो विभाजन हुआ है, जो अलग हुए हैं, उसके बाद भी वही प्रवृत्ति इसकी देखी जा रही है और ये आगे बढ़ते बढ़ते किस में गिर जाता है, समुद्र में। तो ये भी इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने चट्टानों के अंदर जो खनिज हैं उन खनिजों की भी प्रधानता को एकता के रूप में देखा। इन्होंने कहा कि कहीं कोयला क्षेत्रों में एकता है, सोने की खानें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो है क्षेत्रों में मिलती हैं, गोंडवाना क्षेत्र में जो सोने की खानें मिलती हैं, या फिर कोई अन्य खनिजों की जो खानें हैं और उसमें उसी प्रकार की धातु या खनिजें या उसी किस्म की खनिजें या धातु जो है वो मिल रही हैं जो अन्य स्थानों पर मिल रही हैं। तो इससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले स्थलीय भाग कभी क्या रहा होगा, एक रहा होगा। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कुछ भौगोलिक पक्ष दिए
कुछ जैविक पक्ष भी दिए थे। जैविक पक्षों में हम वनस्पति की बात कर लें, चाहे लेमिंग नामक जंतु की बात करें। भौगोलिक पक्ष में चाहे हम पर्वतों के संरेखण की बात करें या चट्टानों की समानता की बात करें या फिर हम इसकी जो है साम्य स्थापन की बात करें, ये भी उन्होंने प्रमाण माना है। तो जैविक प्रमाण या भौगोलिक प्रमाण की दृष्टि से अगर हम देखें तो वैगनर का ये मानना था कि पहले स्थलीय भाग सभी क्या रहे होंगे, एक रहे होंगे, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन होते होते आपस में कहां चले गए, दूर चले गए। इसका एग्जाम्पल उन्होंने ये भी माना था कि ग्रीनलैंड जो है, ये बताया था मैंने आपको ग्रीनलैंड वाला, क्या बताया बताओ, ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा की तरफ क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें, ये उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा वाला क्षेत्र है, और ये ग्रीनलैंड। अब आप देखिए, एक रीड ने एक व्यक्ति, एक भूगोलवेत्ता थे एच.एफ. रीड, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था इलास्टिक थ्योरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत, इलास्टिक थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि चट्टानें जो होती हैं वो रबड़ की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं, रबड़ की तरह होती हैं। चट्टानें जब आपस में टूटती हैं, अलग हो जाती है ना, तो एक दूसरे से कहाँ आती है बाद में, हाँ, जैसे इलास्टिक होता है ना, रबड़ को खींचने पर वो दूर चला जाता है, लेकिन बाद में कहाँ आता है, उसी के पास आता है। तो उन्होंने कहा कि उस अगर उन रीड महोदय के सिद्धांत से देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि ये पहले जो ग्रीनलैंड वाला भाग था ना, ये किसका भाग था, कनाडा, और ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पुनः इसमें मिलने के लिए प्रतिवर्ष इसकी तरफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसकी तरफ विस्थापित हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, और इसमें धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले कई वर्षों, लाखों वर्षों के समय काल के दौरान हो सकता है इसमें आकर के मिल जाए। तो ये भी वैगनर ने अपने प्रमाण, अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया। तो इस प्रकार वैगनर ने अनेक प्रमाण अपने सिद्धांत के पक्ष में दिए, लेकिन उसके बाद भी कई विद्वानों द्वारा इनकी क्या की गई थी, आलोचना की गई। और आलोचनाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण की आलोचना रही है वो ये रही है कि जो गुरुत्वाकर्षण या जो सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, वो बल इतना नहीं है कि वो महाद्वीपों को अपने स्थान से विस्थापित करे। वो बल उस विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। ये इनकी आलोचना एक तो विद्वानों की है कि वैगनर ने जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो बल बताया है, गुरुत्वाकर्षण वाला बल या ज्वारीय बल, वो इतना नहीं है कि वो महाद्वीपों में क्या कर दे, विस्थापित। दूसरा अगर देखा जाए तो इनकी आलोचना ये रही है कि देखिए, आलोचनाएं, और इसमें पहली आलोचना है कि जो वैगनर ने जो बल बताया है, किसके लिए, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए, यह बल महाद्वीपों के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं। इससे कई गुना अधिक बल जब होगा तो महाद्वीप क्या करेंगे, विस्थापित। लेकिन जितना बल है वर्तमान में, उसके हिसाब से महाद्वीपों में गति नहीं हो सकती, विस्थापन नहीं हो सकता, प्रवाह नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना इनकी ये हुई कि जो इन्होंने बताया था ना, तटों को मिलाया जा सकता है, कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट को आपस में मिलाया जा सकता है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट को पूर्णतः
नहीं मिलाया जा सकता है, उसको मिलाने पर उसमें गैप रह जाता है, अशुद्धियां रह जाती हैं। ये भी वैज्ञानिकों ने या जो अनेक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने की आलोचना में बताया। तो पहली आलोचना इनकी कौन सी रही है कि बल जो बताया है वैगनर ने जिनके कारण विस्थापन होता है वो बल इसके लिए क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दूसरी आलोचना क्या रही है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आपस में जो तट को उन्होंने मिलाने की बात कही थी उसको पूर्ण रूप से नहीं मिलाया जा सकता, उसमें भी अशुद्धियां रह जाती हैं, यानी वो पूर्णतः हटाया नहीं जा सकता है। तो ये भी इनकी आलोचना रही है। फिर भूगोलवेत्ताओं ने ये भी कहा था कि भाई जो इन्होंने बताया है कि सोने की खाने हैं वो कई जगह फैली हुई हैं, या पर्वतों का संरेखण है, या चट्टानों में समरूपता है, या चट्टानें जो है वो एक जैसी पाई जाती हैं, तो उसमें भी पूर्णतः उनकी बात जो है वो सत्य साबित नहीं हो सकती, या फिर ऐसा होना संभव हो सकता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि महाद्वीप कभी एक रहे। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत को अच्छे से परिभाषित किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई भूगोलवेत्ताओं ने इनकी क्या की है, तो ये वैगनर का सिद्धांत होता है। अब हमको कुछ प्रश्न इससे कर लेते हैं। सबसे पहला, वैगनर कहाँ के थे? जर्मनी। दूसरी बात यह है कि वैगनर ने अपना सिद्धांत कब दिया था? दिया था। वैगनर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का संशोधित रूप कब आया? 1920 में आया। इसके बाद में अगर हम आगे इसको देखें तो वैगनर ने समस्त स्थलखंड को क्या माना? एक माना, जिसका नाम पैंजिया। कार्बोनिफेरस में पैंजिया के अंदर क्या हो गया? विभाजन हुआ। तो पैंजिया कितने भागों में बटा? 2 भागों में। एक भाग अंगारालैंड, एक भाग गोंडवानालैंड। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो भाग बताए थे, इनमें भी आपस में क्या होता है फिर? विस्थापन। इसके लिए वैगनर ने कितने बल? 2 बल बताए थे, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक। इन बलों के कारण महाद्वीपों में उत्तर की तरफ भी गति होती है और पश्चिम। इस गति के कारण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ, यूरोप, एशिया उत्तर की तरफ, और जो दक्षिण के थे गोंडवानालैंड के कुछ भाग वो दक्षिण की तरफ रह जाते हैं। वैगनर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए इसके पक्ष में क्या दिए? प्रमाण दिए, और प्रमाण के तौर पर उन्होंने साम्य स्थापन या जिग्सा फिट वाली बात बताई थी। दूसरी बात, इन्होंने पर्वतों का संरेखण, चट्टानों में समरूपता, एकता, तटों में साम्य स्थापन की बात कही। इन्होंने वनस्पति को एक जैसी बताया, इन्होंने कि दोनों तटों पर वनस्पतियों में एक रूपता देखी गई है। लेमिंग नामक जंतु का भी इन्होंने पक्ष में प्रमाण दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इसमें क्या किया है? आलोचना। और इनकी आलोचना के तहत कई बातें उन्होंने बताई थी, जैसे कि इनकी पहली आलोचना, इन्होंने जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो बल बताया था वो विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों तटों को नहीं मिलाया जा सकता है, पूर्ण रूप से उसको नहीं मिलाया जा सकता। और यह जो इनका सिद्धांत है, ये आने वाले जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है या अन्य जो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधी या प्रवाह से संबंधी जो सिद्धांत हैं, उनकी उत्पत्ति और निर्माण से संबंधी जो सिद्धांत हैं, उनके लिए ये अच्छा साबित होता है। क्योंकि हमने बताया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को भी हैरी हेस के सिद्धांत, संवहनीकरण सिद्धांत और वैगनर के सिद्धांत के कुछ तथ्यों को लेकर जो सबसे बढ़िया और नवीनतम आधुनिक जो सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी जो महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण से संबंधी है, उसके लिए भी ये तथ्य अच्छा साबित होता है। ठीक है।